हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइट। आज हम लोग प्रकाश को प्रारंभ करने वाले हैं, तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग दुर्गेश, अमरेश, विकास, उमेश, काजल, नेहा, रितु, निशु, पड़ी, स्मृति, सुनीता, मनीष, पूनम, सरस्वती, तनुजा, जुबैर, लालू, विनय, शेखर, पिंकू, राहुल, फुलेंद्र, चलिए निशार, सौरभ, शशि। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। लास्ट क्लास में हम लोग साउंड देख रहे थे, तो साउंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजें रह गई है। जैसे एक रह गया है सबसे पहला इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड या ध्वनि का ध्वनि का व्यतिकरण, समझिएगा, ध्वनि का व्यतिकरण। अब ये ध्वनि का व्यतिकरण क्या है, ध्यान से समझेंगे। जब दो समान आवृत्ति, ध्यान से समझिएगा, अभी चित्र से आपको ये समझ में आएगा। समान आवृत्ति और समान आयाम के तरंग एक दूसरे के ध्वनि तरंग या की ध्वनि तरंग एक दूसरे से मिलती है, तो इसका आयाम कभी बढ़ जाता है। किस कंडीशन में बढ़ेगा, किस कंडीशन में घटेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। कभी क्या होता है, घट जाता है। समझिएगा, जब हम लोग बात करते हैं, ये मान लीजिए एक स्पीकर है ना, और ये भी एक स्पीकर है। इसने सेम फ्रीक्वेंसी का मान लीजिए साउंड क्या क्या प्रोड्यूस किया, और इसने भी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस किया। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का साउंड ये दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, ध्यान से समझो। और अगर ये दोनों एक दूसरे से मिलता है, अब मिलने में देखिए, एक होता है सेम फेज में मिले और एक होता है अपोजिट फेज में मिले या फिर डिफरेंट फेज में मिले। जब सेम फेज में मिलेगा ना, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिफरेंट फेज में मिलेगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे होता है, अभी हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे आपको। ये जैसे मान लो, अभी मैं एक चित्र लगाता हूं, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए पूरा ध्यान से, इसके बाद आपका जो भी डाउट है हम इसे लेंगे। थोड़ा सा जस्ट वेट करिए आप लोग, ठीक है। मैं चित्र के द्वारा समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। ये चित्र सभी बच्चों को दिख रहा है?
ये सभी बच्चे को ये चित्र दिख रहा है? बताइए, सभी बच्चों को चित्र दिख रहा है ये? ठीक है। अब देखो यहां पर ये एक वेव, ये एक स्पीकर है। अब ये जो देखो प्रोड्यूस कर रहा है आपका साउंड, ये ऐसा, इसका क्या है, ये एम्पलीट्यूड, ये इसका फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, ये ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है। ये दूसरा स्पीकर है, ये भी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का साउंड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस दोनों को हम क्या रखेंगे, एक साथ रख के इसको क्या किया हमने, बजा दिया। अब जब सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का साउंड एक दूसरे से मिलेगा ना, तो ये क्या करेगा, इसके एम्पलीट्यूड को क्या कर दे रहा है, देखो इंक्रीज कर दे रहा है। फ्रीक्वेंसी वही रहा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है ये क्या कर रहा है, उसका इंक्रीज कर दे रहा है। इसलिए आपको आवाज जो होगी ना उसकी ज्यादा सुनाई देगी, ज्यादा लाउड सुनाई देगा आपको आवाज। तो ये जो कंडीशन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, समपोषी व्यतिकरण। जब भी देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाएगा, तो आपको आवाज ज्यादा लाउड सुनाई देगी। ठीक है, वहीं पर अब देखिए ये सेम फेज में मिल रहा है, यहां पर फेज क्या है, सेम है। फेज क्या है आपका, सेम है, हाँ? सेम फेज का मतलब कि एक ही जैसा बिल्कुल देख रहे हैं, यहां पर जैसे ऐसा है सेम, इसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर फेज क्या है, समान है, तो यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया, और इसी को हम लोगों ने क्या कहा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अब यहां पर देखिए फेज अलग है, यहां पर ये वेव ऐसे चल रहा है, ध्यान से समझो, दूसरा वाला जो एग्जांपल है, यहां पर ये वेव देखिए ऐसे, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ऐसे 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 चल रहा है। फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन यहां पर फेज अलग है, यहां पर जस्ट अपोजिट है फेज। अब यहां पर अपोजिट फेज है, तो देखो ये वाला जो है ना, ये ऊपर वाला, ध्यान से समझो, यहां से ये ऐसे, ये जो ऐसे नीचे से जा रहा है, और ये इधर से कैसे, ऐसे ऊपर से आ रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। फिर देखिए यहां से ये जो है, ये वाला, ये वाला जो है, देखो इसका कैसा है, ये ऐसे है, और ये वाला कैसा है, ये ऐसे आ रहा है ना, ये आ रहा है, ये एक दूसरे को ऐसे क्या कर देगा, कैंसिल। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, एक दूसरे को कैंसिल। ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहां पर इस कंडीशन में आपका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में एम्पलीट्यूड यानी तो आयाम है वो 0 हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा, है ना। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। यानी कि जब ऐसा होता है ना, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, या विपोषी व्यतिकरण कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो यानी कि जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम या 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, बात समझ में आ गया। या इसे विनाशी व्यतिकरण भी बोलते हैं, है ना, विनाशी व्यतिकरण भी बोलते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका फेज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका फेज क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए। चित्र डेफिनेटली बना लीजिए, समझने के लिए चित्र बनाना जरूरी है। आप इसे आप पहले लिखो, है ना, यहां पर ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है ना, ये प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, लिखनी है। तो फटाफट आप इसे लिख लीजिए, फिर चलेंगे इसके आगे। ठीक है, बिल्कुल लिखना है इसको, बिल्कुल लिखना है ना, बिल्कुल लिखना है। बफरिंग हो रही है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए क्लास, मतलब ऐप को ना रिफ्रेश कर लीजिए, है ना, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार क्लास को। इंग्लिश बता दूं, लिख लीजिएगा, when two sound wave of same frequency and same amplitude meets each other, then its amplitude sometimes increases and sometimes decreases. When
two sound wave of same frequency and same amplitude meets each other, then sometimes its amplitude increases, sometimes its amplitude decreases. इंक्रीज कब होगा? जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब समपोषी व्यतिकरण होगा, यानी कि जब दो साउंड वेव सेम फेज में मिलेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड एक जगह क्या हो जाएगा? उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, पूछिए। अनुमति है, डेफिनेटली अनुमति है, पूछो आप। ठीक है, अरे बाद में लिख लेना उपेंद्र बाबू, है ना, 2 बार तो बोल दिया, बाद में स्लो करके लिख लीजिएगा। डिस्ट्रक्टिव वाला मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखो यहां पर क्या है ना, यहां पर देखो सेम फेज है, यानी सेम फेज की मतलब सेम इसी तरह का बिल्कुल एक जैसा फेज में मिल रहा है ये, है ना। तो यहां पर क्या हुआ? इसका एम्पलीट्यूड इसने क्या किया? इंक्रीज कर दिया, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब यहां पर देखिए ये ऐसे ऐसे आ रहा है, देखो ये यहां पर कैसे आ रहा है? एक वेव ऐसे आ रहा है और नीचे से जो दूसरा वेव है ना, जस्ट इसका अपोजिट ऐसे आ रहा है। ये दोनों जब एक दूसरे को मिलेगा, ये ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, ये ऊपर वाला इस नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, यानी दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और यहां पर एम्पलीट्यूड, यानी कि देखो समझो ऐसे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है? एक वेव ऐसे जा रहा है, ध्यान से समझना, और दूसरा वेव जो है ना, ये इसका फेज ऐसा है, समझिएगा ध्यान से, जिसको भी समझ में नहीं आया है। और दूसरा वेव जो है ना, इसका जस्ट क्या है? अपोजिट फेज में, यानी कि इसका अपोजिट फेज में कि ये वाला ऐसे नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ऐसे इस तरह से। अब देखो ये और ये एक दूसरे को मिलेगा ना, ये वाला मिलेगा इधर, ये इधर। अब यहां बीच में जो पार्टिकल है, इस ये वाला जो है ना, इस पार्टिकल, यहां पर मान लो कोई कण है, ये इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है और ये इसको नीचे ले जाना चाह रहा है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, ये इसको ऊपर ले जाना चाहेगा, ये इसको नीचे ले जाना चाहेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, और ये जो पार्टिकल है वहीं का वहीं रह जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो, कोई एम्पलीट्यूड ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल जैसे ना कई जगह पर क्या होता है, जैसे कोई हॉल में, इसका जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रियल लाइफ एग्जांपल है, डेफिनेटली है। जब किसी मतलब बड़े हॉल में आपके दो साउंड, मतलब मान लीजिए कि दो मतलब स्पीकर बज रहे हैं, और दो स्पीकर बज रहे हैं, कोई कॉर्नर है वहां पर देखेंगे किसी किसी जगह पर आपको साउंड आएगा नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण किसी किसी जगह पर आपका साउंड नहीं सुनाई देता। दो स्पीकर अगर सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड के बज रहे हैं और अगर वो अलग फेज में मिलते हैं, तो वहां पर कई जगह पर क्या होता है? आपका साउंड सुनाई नहीं देगा। और वैसे स्पॉट को क्या बोला जाता है? वैसे स्पॉट को डेड स्पॉट बोला जाता है, डेड स्पॉट कहा जाता है वैसे स्पॉट को, जहां पर कि कोई साउंड नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पर एम्पलीट्यूड जीरो, और एम्पलीट्यूड जीरो तो आप जानते हैं इंटेंसिटी क्या होता है? जीरो हो जाता है। इंटेंसिटी जीरो, तो यानी कि आपका जो लाउडनेस है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आ गया समझ में? क्लियर पॉइंट? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक मैक नंबर की। अच्छा, इमेज वाला स्लाइड दिखा दिया। सर, जब हॉस्पिटल में कोई इंसान को ले जाता है, वो चेस्ट पर जो झटका देता है तो झूला, वो मशीन क्या नाम होता है? उसको सीपीआर बोलते हैं, सीपीआर। और सीपीआर जो होता है ना, उसका पूरा मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, वो सीपीआर दिया जाता है ना। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं उसको। सीपीआर का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, तो देखो अगर आपका एक साउंड तेज बज रहा है, एक साउंड आपका स्लो बज रहा है, तो उससे मतलब क्या होगा ना, वहां पर क्या है, उसे जब वो होता है वैसा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे इंटेंसिटी वगैरह कुछ नहीं बढ़ेगा, है ना। ठीक है, वहां पर उससे मतलब बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। एक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे रेजोनेंस का, उसे देखेंगे थोड़ा, उसके बाद और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अरे आमने सामने हो उससे मतलब नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड अगर सेम है और वो अगर सेम फेज में मिल रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अगर डिफरेंट फेज में मिल रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखो। ठीक है, सीपीआर का पूरा मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस ऑफ साउंड। रेजोनेंस ऑफ साउंड, जैसे कहते हैं ध्वनि का अनुनाद, ध्वनि का अनुनाद।
इसे मतलब ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये एक फोर्स्ड वाइब्रेशन है। ये क्या है? यह एक आरोपित या फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी लिख सकते हैं इट इज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन। इट इज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन। यह एक अध्यारोपित कंपन है। अध्यारोपित कंपन है। अध्यारोपित कंपन है ना। इट इज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी कि यह एक अध्यारोपित कंपन है। इसका मतलब क्या है समझते हैं। जब भी किसी दो साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर एक दूसरे से मैच कर जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई साउंड वेव है, कोई भी मतलब मान लीजिए साउंड है, उसका एक क्या होता है? निश्चित फ्रीक्वेंसी होता है। आप बस इसमें इतना लिखो, किसी दो साउंड की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। किसी दो साउंड की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? बढ़ जाता है। और इसका एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, जो रेडियो आपका होता है ना, रेडियो जो आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी मैचिंग करते हैं, वहां पर जैसे फ्रीक्वेंसी मैच करता है आपको साउंड प्रॉपर क्या होने लगता है? सुनाई देने लगता है। दूसरा याद रखिएगा, एक अमेरिका में ट्रैकोमा ब्रिज था। ट्रैकोमा ब्रिज का टूटना, और कई बार आप देखते हैं जब किसी मतलब ब्रिज से, कोई ब्रिज होता है चाहे रेलवे ब्रिज हो या सड़क का ब्रिज हो, वहां से जब कोई बस या ट्रेन वगैरह गुजरती है तो वो थोड़ी स्लो स्पीड से गुजरती है, ज्यादा स्पीड से नहीं गुजरती है। अगर ज्यादा स्पीड से मान लीजिए गुजरे और उस पुल का फ्रीक्वेंसी और जो रेलगाड़ी चल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को मैच करेगा ना, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या कर देगा? बढ़ा देगा। आपका ट्रैकोमा ब्रिज अमेरिका में एक हुआ करता था, आप देख सकते हैं। ट्रैकोमा ब्रिज जो कोलैप्स करा था वो किसके कारण? इसी रेजोनेंस के कारण ही कोलैप्स हुआ था। ये देख लीजिए एक बार, ट्रैकोमा ब्रिज जो हुआ था कोलैप्स कर गया था, अमेरिका में गिर गया था ट्रैकोमा ब्रिज। एक मिनट, देखिए ये ना, ये अमेरिका में एक था ट्रैकोमा ब्रिज था। टेकोमा ब्रिज, टेकोमा ब्रिज था, टेकोमा नामक जगह पर, है ना। ये टेकोमा ब्रिज जो था देख सकते हैं, ये इसका चित्र है। ये फ्रीक्वेंसी मैच होने के कारण क्या हुआ था? इसका एम्पलीट्यूड जो था ना वो बढ़ गया था, है ना। और उसके कारण ये पूरा का पूरा ब्रिज ही क्या कर गया था? कोलैप्स कर गया था, है ना। ये पूरा का पूरा ब्रिज ही कोलैप्स कर गया था अमेरिका में। ठीक है, तो मतलब कि आप सिंपल सी बात ये समझो कि जब भी कोई दो, जैसे ये मान लीजिए एक साउंड, इसकी फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड यहां पर नहीं, यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। इस साउंड की फ्रीक्वेंसी है, दूसरा एक साउंड है मान लीजिए, उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। एम्पलीट्यूड कुछ भी हो, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है? सेम है। अब ये दो सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड एक दूसरे के से जैसे मैच करेगा ना, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसे इसलिए जब किसी मतलब जब मान लीजिए कि जब कोई पुल से कोई सेना वगैरह जैसे मार्च करते हुए गुजरता है ना, तो उसको मतलब वो परेड जब करता है, तो वो सेना जब चलता है पुल पर से, तो वहां पर वो आराम से चलता है, वो वहां पर परेड करते हुए नहीं गुजरता। क्योंकि मान लीजिए अगर सेना परेड करते हुए पुल से गुजरे तो वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, और पुल भी किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है? उसका एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहता है जिस पर वो टिका रहता है। अब मान लीजिए सेना परेड करते हुए गुजर रहा है, उसने जो फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, और वहां पर मान लीजिए जो पुल जिस फ्रीक्वेंसी पर टिका है, वो फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों अगर मैच कर गया ना, तो वो उसके इंटेंसिटी को बढ़ा देगा, और हो सकता है पुल जो है मतलब क्या करेगा? आपका कोलैप्स कर जाए, पुल क्या हो जाए? आपका गिर जाए। ठीक है, ठीक। तो आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। आपको देखिए यहां पर तीन ही चीजें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है ये एक फोर्स्ड वाइब्रेशन है, और दूसरा याद रखना है कि जब भी दो मतलब
अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एग्जाम्पल आपका याद रखिएगा, जो रेडियो में आपकी फ्रीक्वेंसी मैचिंग जो होती है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। ट्रैकोमा ब्रिज का टूटना, जो टैकोमा ब्रिज, ट्रैकोमा नहीं, टैकोमा लिख लीजिए, टैकोमा ब्रिज का टूटना। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि अमेरिका में जो टैकोमा ब्रिज कोलैप्स कर गया था उसके पीछे किस साउंड की, किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा ये हुआ था। ठीक है, तो वो भी किसके कारण हुआ था? रेजोनेंस ऑफ साउंड के कारण ही हुआ था। रेजोनेंस ऑफ साउंड का कई सारा वो भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ध्यान से आप एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए कोई आपका कोई एक फॉर्क है ना, ये ध्यान से समझिए, ये कोई ट्यूनिंग फॉर्क है और इसके साइड में आपने कोई ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे रख दिया। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए इस ट्यूनिंग फॉर्क की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10 हर्ट्ज और यहां पर भी इसकी फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 10 हर्ट्ज, है ना। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने इसको मान लीजिए फोर्स्ड वाइब्रेशन, जैसे आपने इस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो इस फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या होगा ना, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है यहां पर, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मैच। जैसे आपने इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो ये क्या करेगा, ये जो दूसरा वाला जो है ना फॉक, ये भी आपका क्या होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है ना। इसमें भी क्या होता है, कंपन उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही थी। ये भी किसके कारण होता है, रेजोनेंस के कारण होता है। आपको बट इतना डिटेल में नहीं जाना है, इतने डीप में कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है। एग्जाम के लिए बस आपका 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एग्जाम के लिए बस आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है, बाकी सब में मत जाइए, वो सब आपके काम का चीज नहीं है। ठीक, इसमें बहुत डीप एनालिसिस है, उतने डीप में आपको नहीं जाना। ठीक है, चलिए लास्ट में हम क्वेश्चन भी देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन बनता है। आज हम 10 सवाल देखेंगे जिसमें कि 4-5 न्यूमेरिकल्स भी होंगे आपके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपका मैक नंबर का। मैक नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं क्या होता है। मैक नंबर या जैसे हम कहते हैं मैक संख्या। मैक संख्या बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, यह किसी माध्यम में पिंड की गति तथा उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात है। उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात है, यानी इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी मीडियम एंड स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, मैक नंबर का जो फॉर्मूला होता है, मैक संख्या का या मैक नंबर का जो सूत्र होता है, मैक संख्या बराबर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम। इससे न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछते हैं कैसे बनता है, अभी हम देखेंगे। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम, हिंदी में भी मैं लिख दूंगा अभी, बटे स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, यानी किसी माध्यम में वस्तु की गति या पिंड की गति बटे उसी माध्यम में ध्वनि की गति, उसी माध्यम में ध्वनि की गति, उसी माध्यम में ध्वनि की गति। इस फॉर्मूले को पहले आप इस सब को लिखिए, फिर हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की, कैसे यहां से सवाल बनते हैं उसे भी देखते हैं। एक तो आपका ये फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है कि सबसोनिक वेव क्या होता है, सुपरसोनिक वेव क्या होता है, हाइपरसोनिक वेव क्या होता है,
ये सब भी पूछते हैं, ठीक है, उसे भी हम लोग देखते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है सोनिक बूम क्या होता है, सोनिक बूम ये क्या होता है, इसे भी हम लोग देखेंगे। तो फटाफट पहले आप इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। हाँ, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीडियम एंड स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, इसका रेशियो है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। चलिए अब देखिए, हम लोग जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर वायु में किसी एरोप्लेन का गति मैक नंबर में 2 है, तो उसका गति मीटर पर सेकंड में क्या होगा इफ अगर हवा में, मतलब ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल है, आपको पता है मैक नंबर बराबर क्या है, 2 दिया है, बराबर क्या हो जाएगा, एरोप्लेन की स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड अब बटे किसकी, साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एरोप्लेन की स्पीड और बराबर क्या हो जाएगी, एरोप्लेन की स्पीड बराबर क्या हो जाएगी, 2 इंटू 332 क्या हो जाएगा, 664 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह अगर आपको दिया जाए किसी वस्तु का चाल मैक नंबर में 1/3 है और साउंड की स्पीड 330 मीटर पर मीटर है, तो मतलब 330 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी चाल क्या होगी। मैक नंबर में 1/3 दिया है और साउंड का स्पीड आपका दिया है कितना, 330 मीटर पर सेकेंड, तो वस्तु की चाल अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना जी। तो बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है। कर लेंगे ऐसे, आप लोगों से सवाल पूछेंगे तो। चलिए बहुत बढ़िया, इसको लिख लो जिसने भी नहीं लिखा है ना, और इंग्लिश में क्वेश्चन लिख लीजिएगा किसी को लिखना है तो। इफ स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इन मैक नंबर इज 2, देन व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इफ speed of sound in air is 332 meter per second. If speed of an aeroplane in Mach number is 2, then what is its speed in meter per second if speed of sound in air is 332 meter per second। ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, मैक नंबर 5 होता तो 332 इंटू 5 हो जाएगा, है ना रहमान जी। 6 है तो 332 इंटू 6 हो जाएगा, है ना। जितना मैक नंबर होगा तो स्पीड ऑफ साउंड उस मीडियम में जितना होगा उसका उतना गुना हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब देखिए अलग अलग प्रकार के वेव्स, अगर किसी का कोई वेव है, अगर उसका कोई साउंड वेव है, अगर उसका मैक नंबर क्या है, 1 से कम है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। अगर मैक नंबर 1 के बराबर है तो क्या बोलते हैं, है ना, उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपका मैक नंबर यानी किसी का स्पीड अगर मैक नंबर 1 से कम है,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सब सोनिक वेव्स, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, अध्वनिक तरंगे। ठीक है, अगर किसी का मैक नंबर 1 के बराबर है, मैक नंबर अगर किसी का किसके बराबर है, 1 के बराबर है, मैक संख्या का मान अगर 1 के बराबर है, तो इसे बोलते हैं सोनिक वेव्स, या इसे कहते हैं ध्वनिक तरंगे। ये सब पूछा जाता है आपके पेपर में। तीसरा, अगर आपका मैक नंबर 1 से ज्यादा है, इसे बोलते हैं सुपरसोनिक वेव्स, या फिर इसे बोलते हैं पराध्वनिक पराध्वनिक तरंगे, यानी कि ये वो जो वेव्स हैं वो ध्वनि की चाल की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से चल रही है, सुपरसोनिक। और अगर मैक नंबर आपका 5 से अधिक है, इफ मैक नंबर इज ग्रेटर देन 5 देन इट इज नोन एज हाइपरसोनिक वेव। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अति पराध्वनिक तरंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी का मैक नंबर, सब सोनिक वेव जो होते हैं उसका मैक नंबर क्या होता है, 1 से कम होता है, ज्यादा, इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। अब आपका एक होता है शॉक वेव्स। शॉक वेव्स क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। शॉक वेव्स क्या होते हैं, है ना, शॉक वेव्स क्या होते हैं उसे अब हम लोग देखते हैं। लिख लिया सभी ने? चलिए, हाँ, मिसाइल सब में यही यूज होता है ना। ठीक है, अब डिफरेंट उसका रेंज आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है, नहीं होता है ना। अब एक होता है शॉक वेव्स। शॉक वेव्स क्या होती हैं, इसे बोलते हैं प्रघाती तरंग। प्रघाती तरंग क्या होता है, अभी चित्र में भी आपको दिखाएंगे। प्रघाती तरंग, याद रखिएगा, जब कोई पिंड मैक संख्या 1 से ज्यादा से गति कर रहा होता है, ज्यादा से गति करता है, तो वह अपने पीछे दिखता नहीं है आपको, है ना, लेकिन वह अपने पीछे कुछ कोणीय आकार के तरंग को उत्पन्न करता है। अभी चित्र में दिखाएंगे, जिसकी इंटेंसिटी और एनर्जी काफी हाई होती है, जिसकी इंटेंसिटी और एनर्जी काफी हाई, यानी कि जिसकी तीव्रता और ऊर्जा काफी उच्च होती है। कोई भी पिंड अगर है, इसलिए हवाई जहाज वगैरह जब होता है ना, देखते हैं नजदीक से नहीं उड़ाए जाते हैं। जो एयरपोर्ट होता है उसके आसपास जो है ना हाई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि जब वो कहीं से नीचे से अगर उड़ाएंगे तो वो अपने पीछे क्या करते हैं, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। और वो शॉक वेव्स अगर किसी बिल्डिंग से जाकर टकराएंगे ना, तो क्या होगा, हो सकता है उस बिल्डिंग को पूरा, वो इतनी इंटेंसिटी, उतनी एनर्जी होती है ना उसमें, वो क्या होता है, वो आपका हो सकता है बिल्डिंग गिर जाए, या फिर अगर बहुत नजदीक से जाएंगे तो जो बिल्डिंग के कांच वगैरह होते हैं ना वो टूट जाए, है ना, उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। जैसे आप चित्र के माध्यम से देखेंगे, मैं आपको पहले दिखा देता हूं, फिर इंग्लिश वगैरह में भी मैं बोल दूंगा। ये जो शॉक वेव्स होते हैं आप देखिएगा इस तरह से आपको मतलब प्रोड्यूस करता है। शॉक
ये देखिए, जब ये कोई जैसे एरोप्लेन वगैरह चल रहा होता है ना, तो ये अपने पीछे इस प्रकार कोनिया आकार का कुछ तरंग प्रोड्यूस करता है ना, इस तरह का कोन के शेप का कोई एक तरंग क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये जो कोन के आकार का जो तरंग होता है ना, शॉक वेव बाय जेट प्लेन में डाल देता हूं तो ज्यादा आपको ये देखो, ये देख रहे हो, ये आपका चल रहा है, ये अपने पीछे ना ऐसे कोन के शेप का क्या करता है, वेव प्रोड्यूस करता है इस तरह से। और ये काफी क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो एनर्जी होती है ना, काफी हाई होती है। और ये इतनी नुकसानदायक हो सकती है कि ये किसी बिल्डिंग से अगर जाकर के टकरा जाए तो उसे क्या कर सकता है, ये गिरा भी सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। तो यहां पर हमारा जो साउंड टॉपिक है ना, साउंड टॉपिक हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, वाईटी पर पीवाईक्यू वाला आपका क्लास हो गया क्या सर? अभी देखते हैं, शायद कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक से प्रयास करेंगे करवाने का, है ना। इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए, वन एनी पिंड, वन स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मोर देन मैक नंबर 1, then it produces some conical waves which intensity and energy is very high, ठीक है, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है ना, जब देखो कोई भी बहुत नजदीक होता है ना, जब ऐसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो काफी नजदीक वो कर रहा है तो इसे कंप्रेशन बोलते हैं। और रेयर फैक्शन क्या बोलते हैं, जब ये दूर होता है तो इसे रेयर फैक्शन बोलते हैं। ठीक है, खुरपत्ती बॉयजी, अगर आपका कंप्रेशन होगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, वहां पर अधिक है, वेवलेंथ क्या है, कम है। अगर रेयर फैक्शन है तो फ्रीक्वेंसी क्या है आपका, कम है, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, एनर्जी हाई होती है, उच्च होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में खुरपत्ती जी? ऊर्जा जो है यहां पर लिखी है मैंने, कहां, वो काफी उच्च होती है, एनर्जी काफी उच्च होती है, यानी वेरी हाई होती है। ठीक है, और क्लियर है? आगे चला हम लोग, कैन आई मूव? ठीक, अब चलिए हम लोग पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है लाइट, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ सवाल है आपका, 10 क्वेश्चन है साउंड से रिलेटेड, जो कि आपसे मैंने काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स रखे हैं, 4-5, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आपसे पूछा जाएगा, है ना। ठीक है, क्लियर? तो इसे आप लोग लिखिए, फिर चलते हैं। पहले इस सवाल को बनाइए, फिर हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा फिर उत्तर दीजिएगा, मतलब ध्यान से बनाना है। अच्छा, इतना जल्दी आ गया जी तुम लोगों का, बहुत फास्ट हो तुम लोग, वेरी गुड। अरे क्या बात है, क्या बात है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, क्रेस्ट ऑफ ए वाटर वेव ट्रेवल्स 40 सेंटीमीटर इन 5 सेकेंड, यानी 40 सेंटीमीटर चल रहा है 5 सेकेंड में सर। इसका वाला स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपका क्या, इसका 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, यानी कि 0.08 मीटर पर सेकेंड, यही होगा ना। स्पीड हमें आ गया, पता चल गया कितना है, 0.08 मीटर पर सेकेंड। एंड कह रहा है कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच की दूरी, दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की दूरी कितनी है, 5 mm है, यानी लैम्डा आपका दिया है 5 mm, 5 mm यानी 0.005 मीटर, यही होता है ना। अब क्या पूछ रहा है आपसे, फ्रीक्वेंसी, v इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू एफ। v कितना है 0.08,
बराबर लैम्डा कितना है 0.005 इंटू एफ। सॉल्व करिए इसको, ये नीचे 30 आएगा, यहां पर नीचे 20 आएगा, ये दोनों एक दूसरे से कटेगा, यहां से कितना आ जाएगा 5f इज इक्वल टू कितना आएगा 80, f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 हर्ट्ज आएगा। आप लोग कैसे निकाल रहे हैं 8 हर्ट्ज? हाँ मतलब क्या सीधा मतलब वो है क्या, दाल भात चोखा लिए उठा के खा लिए बस है, कुकर में दाल भात लगाए सीटी लगाए निकाल के खा लिए, वही समझ लिए हो तुम लोग? थोड़ा मेहनत करो है ना, थोड़ा उसको बढ़िया से काटो तलो है ना, ऐसे नहीं दाल भात चोखा समझ के खा लिए सीधा है? गजबे सब बच्चा सब मेहनत करना ही नहीं चाहता है कुछ। कोई बच्चा लिख दिया सी तो सब लिखेंगे सी। अरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो ना पहले, 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 8/100, 8/100 या फिर ऐसे लिख दो ना सिंपल, चेंज ही मत करो। v इज इक्वल टू क्या हो गया 8/100 मीटर पर सेकंड लिख लो, चेंज ही मत करो, ठीक है। लैम्डा कितना है 5 mm है तो 5/1000 मीटर लिख दो है ना, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या निकालना है, आपको फॉर्मूला पता है लैम्डा v इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा इंटू एफ होता है। आप v आपको पता है कितना 8/100 है, लैम्डा आपको पता है 5/1000 है। आपको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी, ये 2 शून्य ये 2 शून्य कटेगा ना जी, तो यहां पे इधर 10 8 कितना होगा 80 बराबर 5f, तो f बराबर कितना हो जाएगा 16 हर्ट्ज होगा। किसी तरह से निकालो, पॉइंट में कन्वर्ट मत करो, हाँ आया समझ में? हम कितनी बार तुमको बताएं कि जहां पर सेंटीमीटर मिलीमीटर सब हो तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करो, है ना। चलो अगले पॉइंट पर चलता है, अगला सवाल देखो करो तुम लोग। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा? किसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा जी? ट्रिक पता है तुम लोगों को, जी एक्स यूवी IMR है ना, जी एक्स यूवी IMR, नीचे चलते जाओ वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो इसमें देखो गामा रे का वेवलेंथ सबसे कम, फिर उसके बाद एक्सरे का भी कम, फिर अल्ट्रावायलेट रे का भी कम, इसमें सबसे ज्यादा किसका इंफ्रारेड रे का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ए वाला सब ना नींद में है एकदम, है ना, ए वाला सब एकदम पूरा घोर निद्रा में है। इन लोगों को बहुत ठंडा लग रहा है दिमाग में भी ठंड लग गया इन लोगों को, है दिमाग में भी ठंडा लग गया जी। टोपी पहन के रखा करो ना, मफलर उफलर बांध के रहो पूरा एकदम, बताओ। पता नहीं गामा रे वाला सब तो विचित्र है। गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है सर, वेवलेंथ ठीक है। इसको किसने खोजा बताओ, इंफ्रारेड रे को किसने खोजा, इंफ्रारेड रे को किसने खोजा बताइए। इंफ्रारेड रे को किसने खोजा? अच्छा हर्षल ने खोजा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, पढ़ो इस सवाल को, उत्तर दो फटाफट। हर्षल ने बहुत बढ़िया। पढ़िए इसको, उत्तर दीजिए। ध्यान से सवाल को पढ़ना है फिर उत्तर देना है। इस सब कुछ बच्चे का बी आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, देखते हैं। अच्छा 2 सेकंड वाले लोग भी हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आपका क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है सर जी 2000 हर्ट्ज दिया है, बराबर है
लैम्डा दिया आपका कितना 0.2 मीटर, ठीक है। v कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एफ, 0.2 इंटू 2000, ये कटा कितना आ गया जी 400 मीटर पर सेकंड आए। अब कह रहा है कितना मीटर चलना है, 4000 मीटर चलना है, स्पीड कितना है 400, कितना आ जाएगा 10 सेकंड, है ना। तो जो ए बी ये सब दे रहा है ना, डी को छोड़ के बाकी सब जो बच्चा है, अभी परसों आएगा क्रिसमस, है ना, परसों होगा, हाँ, तो क्रिसमस में आएगा सेंटा क्लाउस। तुम लोग उससे चॉकलेट टुकलेट मत मांगना, तुम लोग कहना कि थोड़ा सा हमें बुद्धि दे दीजिए, दिमाग दे दीजिए, कम है ना। इतना आसान आसान क्वेश्चन हमसे गलत हो जा रहा है ना। तो तुम लोग चॉकलेट टुकलेट मत मांगना, क्या मांगना, दिमाग, बुद्धि। बेवकूफ सब एकदम, इतना आसान सब क्वेश्चन में क्या करता है, गलत कर रहा है तुम लोग, हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, सबको समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, टू नोट्स, नोट्स का मतलब होता है यहां पर स्वर, नोट का मतलब वो लिखने वाला नोट मत तो तुम समझ लेना, यहां पर नोट्स का मतलब क्या है, स्वर, है ना। पियानो पे जो नोट बजता है ना, उसकी बात हो रही है ना। नोट का मतलब नहीं सर 2 नोट लिखा है, नोट से सर कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना, वो वाला नोट नहीं है। 2 notes are played on a piano, the sound second note is louder and has a lower pitch। कह रहा है कि वो ज्यादा तेज और उसका पिच क्या है, लोअर है। द सेकेंड नोट इज, जो दूसरा स्वर बज रहा है उसका क्या प्रॉपर्टी होगा। अब देखिए उसका लॉर्डर है तो पिच, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। पिच लो है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लो, यानी कि हायर इन एम्पलीट्यूड एंड लोअर इन फ्रीक्वेंसी, यानी आयाम में अधिक होगा, आवृत्ति में कम होगा। चलो यहां पर तो चलो सब लोग सही उत्तर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म एन ऑब्जर्वर सीज अ लाइटनिंग फ्लैश, 6 seconds later he hears the thunder, the speed of sound is 330 meter per second, approximately how far away is the observer from the lightning। इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी किए हुए हैं, क्लास में भी करवाए थे तुम लोगों को इस सवाल इस तरह का, तो गलती मत करना, बढ़िया से सवाल को पढ़ो, बनाओ उत्तर। क्या कह रहा है ये, 6 सेकंड के बाद आवाज सुनाई दे रहा है हमको, है ना। 6 सेकंड के बाद आवाज सुनाई दे रहा है, 6 सेकंड में कितना साउंड चल लिया होगा जी, इतना चला होगा, 6 × 330 मीटर पर सेकंड, यही है ना। तो इसको गुना करो ना, कितना हो जाएगा, 1980 मीटर चला होगा साउंड। 1980 मीटर चला होगा तो क्या कितना चलेगा, लगभग 2 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर के बराबर है ना। अरे हाँ नहीं बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द क्वालिटी ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, जो ध्वनि की गुणवत्ता होती है, गुणता, गुणता बताए थे ना आपको, वो किस पर डिपेंड करता है। साउंड का जो क्वालिटी होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर, एम्पलीट्यूड पर, या वेव फॉर्म पर। किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या वेव फॉर्म। क्वालिटी ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन इट्स वेव फॉर्म, किस पर डिपेंड करता है, वेव फॉर्म पर, कि तरंग का रूप कैसा है उस पर डिपेंड करता है, किस टाइप का वेव वो प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। आया समझ में, लिखाए भी है नोट्स में, जाकर के देखो। चलो ध्यान से इस सवाल को पढ़ो, इसका उत्तर दो। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज ट्रू। ट्रू पूछ रहा है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम देन इन एयर, साउंड कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड साउंड रिक्वायर्स ए मीडियम टू प्रोपगेट।
है ना। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। अरे वो थोड़ा ग्लिच वगैरह कुछ आ गया है यूट्यूब पे, उसके कारण वो हो गया था, सब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है ना। टेक्निकल से चीजें हैं, है ना। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये क्या है? सही है, डी वाला सही उत्तर होगा। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, Which phenomena describe the change in frequency of sound wave due to relative motion between the source and the observer? इस तरह का सवाल हम लोग किए थे, शायद पिछली क्लास में भी किए थे ना, तो ये पूछा गया सवाल था किसी पेपर में, तो इसलिए ये सवाल दे दिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं उसको? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट करें, द वर्ड रडार इज डेराइव्ड फ्रॉम, पूछ रहा है रडार का पूरा मतलब क्या है? रडार, रडार भी डॉपलर इफेक्ट पर काम करता है, और इसमें किस वेव का यूज होता है? रेडियो वेव का यूज होता है ना जी, और ये भी डॉपलर इफेक्ट पर काम करता है। और इसका पूरा मतलब क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यही है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और यह है अंतिम सवाल, ये पूछा गया था आरपीएफ वाला पेपर अभी हुआ है ना, जो रेलवे वाला, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था ही, तो हम सोचे कि डाल दें, आसान क्वेश्चन है, खैर आप लोगों के लिए मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन था तो एक सोचे डाल देते हैं, रिसेंट में जो पेपर हुआ है उसमें। तो वायुमंडलीय दाब को मापने की विधि का सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था तरीका? आर्किमिडीज, बर्नौली, पास्कल ने। कौन किया था? ई टॉर्सली, है ना। क्या बनाया था? बैरोमीटर। क्या बनाया था? बैरोमीटर, है ना जी। सही उत्तर इसका क्या है? ऑप्शन डी। चलो अब तुम लोगों का अभी लाइट टॉपिक स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। अब 4-5 मिनट में क्या ही स्टार्ट ही हो पाएगा। आप लोगों का 3-4 मिनट 5 मिनट आप लोगों का कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग पूछ लीजिए अभी, है ना। 4-5 मिनट आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग लाइट को स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। अब लाइट हमारा चलेगा अभी लगभग 7-8 क्लास जो है लाइट ही चलेगा। लाइट कंप्लीट, फिर इलेक्ट्रिसिटी में 4-5 क्लास जाएगा, फिर 1-2 क्लास मैग्नेटिज्म में जाएगा। फर्स्ट वीक जनवरी में आपका जो केमिस्ट फिजिक्स है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है। सीआरपी का फुल फॉर्म होता है सीपीआर, सीआरपी नहीं होता है प्रीति, सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रिससिटेशन बोलते हैं उसको। नहीं देखते हैं कि उसके हार्ट को ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं, है ना, मुंह से ऐसे फूंकते हैं, है ना, उसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। शॉक वेव्स को ही सोनिक बूम्स भी बोला जाता है ना। सोनिक बूम उसी को बोलते हैं, जैसे जो शॉक वेव्स होते हैं ना उसी को सोनिक बूम्स भी बोलते हैं, ठीक है। सर डू वी हैव टू स्टडी, थोड़ा सा ऊपर करिएगा, 10 नंबर बीपीएससी में पूछा है। अरे सारा इसी यही सब एग्जाम में पूछता है। नीचे नीचे थोड़ा सा था, क्या है इसका? नींबू में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है नींबू में। सर डू वी हैव टू स्टडी पॉलिटी फॉर एनटीपीसी? डेफिनेटली पॉलिटी आपको पढ़ना है एनटीपीसी के लिए, खास करके आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, है ना, वो सब आपको पढ़ना है ना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वगैरह पूछते हैं सवाल। क्वेश्चन देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे क्वेश्चन आप देखा करो, ठीक है। आज नहीं होगी, वाईटी पर क्लास नहीं होगी अभी। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, रिवीजन करिए आकाश, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सर यदि 20 हर्ट्ज से 20,000 फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होगा है तो वो तो उसका, सर यदि 20 हर्ट्ज से 20,000 वेवलेंथ, अरे 20 हर्ट्ज से 20,000 फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ निकालना है तो क्या कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर 1/f कर दीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना। देखो अगर फ्रीक्वेंसी दिया है, कुछ भी है फ्रीक्वेंसी दिया हो, आपको लैम्डा निकालना है तो क्या करना, 1/f करना है। इसके बीच में ये रिलेशन है ना,
ठीक है, चलिए लॉजिक किस में पढ़ना होता है, लॉजिक गेट्स वगैरह जो है ना वो पढ़ना होता है आपका मॉडर्न फिजिक्स में, लास्ट में पढ़ाएंगे आपको वो। एक का मतलब जो है ना 2-3 तरह का गेट आपको पता होना चाहिए बस, एक आपका नॉट गेट, एक आपका और गेट, एक आपका नॉर गेट, एक आपका नैंड गेट और एक आपका जॉर गेट। ये जो 5 तरह का गेट है ना उसको पढ़ना है, लास्ट में पढ़ाएंगे आपको। नॉट गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, जॉर गेट क्या होता है, सब पढ़ाएंगे। यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं ये सब भी बताएंगे आपको, ठीक है। ड्रैग क्या होता है सर, एयर के द्वारा, जो एयर के द्वारा या जो लिक्विड के द्वारा जो भी मतलब फ्रिक्शन लगाया जाता है ना उसी को ड्रैग बोलते हैं। एयर के द्वारा जो फ्रिक्शन लगाया जाता है उसे एयर ड्रैग बोलते हैं, और लिक्विड के द्वारा जो फ्रिक्शन अप्लाई किया जाता है ना किसी ऑब्जेक्ट पर, घर्षण, उसी को क्या बोलते हैं, ड्रैग नॉर्मली बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये केमिस्ट्री में देखेंगे हम लोग या इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे सर। एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे, पीवाईक्यूज करिए, एनसीईआरटी तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, है ना, ठीक है। देखिए पीवाईक्यू के लिए रुचि का आपको प्रीवियस ईयर के बुक ले लीजिए जाकर के, मार्केट में अवेलेबल है ना, आप उसे जाकर के देखो पीवाईक्यू के लिए। डोंट रिलाई ऑन एवरीथिंग ऑन, मतलब सब चीज के लिए हमारे ऊपर डिपेंड मत रहिए, हम आपको मैक्सिमम चीजें कवर करवा रहे हैं, हम आपको पूरा कंटेंट भरपूर दे रहे हैं। क्वेश्चन भी जहां तक हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको मैं लास्ट में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम जो एनटीपीसी में पूछे गए पीवाईक्यूज हैं उसको मैं क्लास में डिस्कस कर दूं 5-6-7 क्लास में, ठीक है। हाँ होता है आशुतोष, जो हमारे एग्जाम के लिए देखिए कई तरह के गेट होते हैं, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे वहां पर, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना सारा हम डिस्कस करेंगे वहां पर, जहां से आपके सवाल में जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। कोई भी ले लीजिए पीवाईक्यू का, कोई भी बुक ले लीजिए, है ना संजय जी, सारा बुक अच्छा है पीवाईक्यू। रात से क्लास स्टार्ट किया है, बैक क्लासेस कैसे कंप्लीट करें, डेली 1-2 क्लासेस आप देखा करो, हाँ थोड़ा स्पीड में। चैप्टर वाइज देखिए पॉसिबल नहीं है, चैप्टर वाइज आपको मतलब मार्केट में मिल जाएगा कई सारा बुक, उसमें चैप्टर वाइज भी दिया रहेगा, है ना। यहाँ पर अगर हम कराएंगे भी आपको तो इन फ्यूचर अगर हम कराएंगे तो आपको मिक्स हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, ठीक है। पीवाईक्यू में सिर्फ एनटीपीसी का भी करना जरूरी है, देखिए एनटीपीसी का तो करना जरूरी है ही है, पीवाईक्यू में आप एनटीपीसी तो करो ही करो, वो तो मतलब नहीं करने का प्रश्न औचित्य ही नहीं है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि एनटीपीसी के साथ साथ आप बाकी भी रेलवे में जितने भी सीबीटी 1 में पूछे गए पीवाईक्यूज है ना वो आप करिए उसे। मैं ये सिर्फ साइंस की ही बात नहीं कर रहा हूं, बाकी एंटायर जीएस की मैं बात कर रहा हूं, मैथ रीजनिंग सब की मैं बात कर रहा हूं, है ना, सारे मतलब जितने भी, चाहे ग्रुप डी का पेपर हुआ आप उसका करो, चाहे आरपीएफ वाला अभी पेपर है उसका करो, चाहे आप अभी कांस्टेबल वाला होगा उसका करो, है ना, चाहे आप जेई का सीबीटी 1 वाला जो मतलब क्वेश्चन है ना जीके जीएस के जो क्वेश्चन आप उसे करिए। उसमें हालांकि जेई में कुछ अलग अलग तरह के जो उसके मतलब सिलेबस से रिलेटेड उन क्वेश्चन को नहीं करना है, हाँ। जैसे एएलपी के क्वेश्चन है उसको आप करिए, सीबीटी 1 के क्वेश्चन, ठीक है, सारा करो आप। एनटीपीसी तो करना ही करना है, टेक्नीशियन के क्वेश्चन आप करिए सीबीटी 1 के, ठीक है। ये फरवरी मार्च के आसपास मान के चलिए आपका एग्जाम जो है होगा, फरवरी मार्च के आसपास। सर मैंने टॉपर्स नोट कोई नहीं लूं या नहीं, ले लीजिए जतिन तो अच्छा है, बाकी आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उससे पढ़िए अच्छे से, तो दैट इज मोर देन इनफ। करंट अफेयर्स आप 1 साल पहले का, 1 साल मतलब पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आप करिए, यानी कि पूरा 2024 का करंट अफेयर्स आपको करना है। और करंट अफेयर्स में सबसे अच्छा क्या होता है ना, आप खुद के नोट्स बनाइए, है ना। करंट अफेयर्स में करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है ना, करंट अफेयर्स में डेली आप आधा घंटा दे दो, 45 मिनट दे दो, उसके आप सेल्फ नोट्स बनाइए, है ना। और सेल्फ नोट्स जब भी बनाइए तो उसमें क्या करिए, जैसे आप कोई भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ने ये चीज किया, फिर आरबीआई ने ये चीज किया, तो उससे रिलेटेड जो स्टैटिक के पॉइंट्स है ना उसे भी साथ साथ रिलेट करते चलिए, तो उससे आपका स्टैटिक वाला पार्ट भी क्या होता जाता है, ठीक होता जाता है, ठीक है। तो उसमें जो भी डेली के 10-15 मैक्सिमम कितने इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं डेली,
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 से 15 पॉइंट होते होंगे डेली। आप ये बताओ 10 से 15 पॉइंट करने में आपको डेली कितना समय लगेगा? आधे घंटे का वक्त लगेगा, 45 मिनट का मैक्सिमम वक्त लगेगा। उतना आप करंट अफेयर्स पे दो, स्टैटिक जीके पे आप आधे घंटे से 45 मिनट डेली दीजिए और उसके खुद के नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक। बाकी लास्ट में फॉर रिवीजन पर्पस ऑफ डिफरेंट जो बुक्स आते हैं मार्केट में करंट अफेयर्स के ईयरली अलग अलग पब्लिकेशन के, वो आप ले सकते हैं रिवीजन के पर्पस, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपके खुद के सेल्फ नोट होने चाहिए करंट अफेयर्स में, ठीक है। मैथ में सबसे अच्छा प्रैक्टिस है, और मैं तो प्रैक्टिस के लिए कहूंगा कि पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए आप। जैसे मेरे हिसाब से जो सबसे बेहतर होता है ना, जिसका जैसे मैथ वीक है, आप क्या करो, जैसे एनटीपीसी के लिए आप प्रिपेयर करें ना, एनटीपीसी का पिछले साल का कहीं से भी उठे, या 2017, 18 का, 19 का, या फिर जो 22-23 वाला जो पेपर हुआ है, कई सारे पेपर्स हैं उसमें, कोई एक सेट उठा लीजिए, उसके जितने क्वेश्चन है आप उसे कर डालो, है ना। या फिर टॉपिक वाइज करना तो आपको टॉपिक वाइज में मिल जाएगा, टॉपिक वाइज कर लीजिए, लेकिन पीवाईक्यू जरूर करिए, ठीक है। डेफिनेटली हो सकता है पहली बार में, क्यों नहीं हो सकता। चलिए, नहीं तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब हम कल की क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ, है ना। बाकी जो डाउट्स हैं वो आपसे कल ले लेंगे, है ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोगों का लाइव टॉपिक जो है स्टार्ट हो जाएगा, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सिप्रा, व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, कई सारे एग्जांपल्स हैं उसके, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। बट अभी केमिस्ट्री को मत लाइए फिजिक्स में, है ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो वी विल गो इन वेरी डिटेल अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।